वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने ये जीके ए का जो घटना चक्र का जनरल नॉलेज अवेयरनेस का बुक 2026 वाला लेटेस्ट पीडीएफ था, इसका हमने ज्योग्राफी टॉपिक शुरू किया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम 3rd टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। हाँ, तो हमने कल वहाँ तक पढ़ लिया था, मतलब ये वाले 2nd टॉपिक के लास्ट तक पढ़ लिया था। आज हम 3rd टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है: भूपरपट्टी, मेंटल और कोर, केंद्रीय भाग। भूपरपट्टी, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपट्टी कहते हैं। ये महासागर में अंदर की ओर कितना 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीप में 30 किलोमीटर है। ठीक है, और भूपरपट्टी जो है महाद्वीपीय संगति का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे सियाल कहते हैं। और भूपरपट्टी की रचना में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं, फिर सिलिकॉन होते हैं, फिर लास्ट में एल्यूमिनियम होते हैं। ऑक्सीजन होता है 46.7%, सिलिकॉन होता है 27.69% एंड तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम है जो कि 8.07% है। मेंटल, यह भूपरपट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तृत है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट के पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका फिगर है। तो इसमें आपका ये है, तो अब ऊपर वाला है, ये कहाँ गया, ये वाला जो हो गया ये क्रस्ट, ये है कोर, ये दोनों कोर है ना, सॉरी, ये वाला मेंटल हो गया, ये हो गया, ये पूरा ही मेंटल है। और ये वाला हो गया ऊपर वाला जो ब्लैक सा, ये आपका अपर लेयर है भूपरपट्टी, और ये वाला कोर है। कोर का 2 पोर्शन है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, यहाँ पे ऊपरी है जो कि सियाल से बना हुआ है। मेंटल को 2 भाग में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। उसी तरह कोर का भी 2 पार्ट किया गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इसी में क्वेश्चन आता है कि जो मोहरोविसिक असातत्य डिसकंटिन्यूटी जो है वो किसके बीच में है, तो किसमें, भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच में है, मोहे जो कहते हैं। फिर उसी तरह कह रहा है कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो निचली मेंटल और अपर कोर के बीच में है। और लेमन डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में होता है। ठीक है, यही वाला है, इसको फिर लैंग्वेज में भी होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब है मेंटल का निर्माण। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, इसलिए हम सीमा कहते हैं। भूपरपट्टी के पार पृथ्वी के आंतरिक भाग को परावृत कहा जाता है। परावृत के कमजोर क्षेत्र को एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यानी भूपरपट्टी के बाद जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको परावृत कहते हैं। परावृत का जो कमजोर क्षेत्र है उसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, वर्ष 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के संबंध में संवहन धाराओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किन्होंने? आर्थर होम्स ने। अब कह रहा है केंद्रीय भाग। 2900 किलोमीटर के बाद का समूचा क्षेत्र केंद्रीय भाग कहलाता है। अत्यधिक दबाव के कारण केंद्रीय भाग तरल तथा प्लास्टिक अवस्था में होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है, इसके लिए इसे नीफे भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक और विभाजन सियाल, सीमा और नीफे के रूप में किया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और भूमध्य की रेखीय त्रिज्या लगभग 63-78 किलोमीटर है। पृथ्वी के भूपरपट्टी से केंद्रीय भाग की ओर नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यानी धरती पर अगर हम अंदर जाते जाएंगे तो 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, बांटा जाता है। तो इसमें क्या क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल एंड वायुमंडल और जयमंडल। ठीक है, ये 4 होता है। अब है चौथा टॉपिक, वो है स्थल मंडल। तो अभी हमने ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा। अब चौथा है इसमें जनरली जो कॉमन ही रहता है, एक ये वाला ध्यान रखने को होता है कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, एक ये होता है। एक तरह ये पूछता है कि मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में है। उसी तरह गुटेनबर्ग जो है निचली मेंटल ऊपरी कोर के बीच में है, और लेमैन जो है वो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। ये जनरली मतलब क्वेश्चन पूछता है। एक आप ये याद रख सकते हैं कि मेंटल के संबंध में संवहन धाराओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आर्थर होम्स ने किया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है वो जनरली मतलब आपको एक कुछ अलग है जो कि जनरली पूछ भी लेता है। वैसे तो नॉर्मल कॉमन जनरली लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ अलग हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्थलमंडल जो कि लिथोस्फीयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थलमंडल कहा जाता है। ठीक है, स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट लगभग 88-48 मीटर है तथा अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच लगभग 11,033 मीटर है। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे। फिर अब पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.9% भाग पर जल तथा 29.1% पर स्थल का विस्तार है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 61% ही जल है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो मतलब स्पेस कम है और पानी वाला भाग ज़्यादा है, 81% है। ठीक है, वैसे ओवरऑल तो 70% पे जल है और 71 गया तो ओवरऑल तो 71% पे जल है और 29% पे आपका स्थल भाग है। ठीक है, अब है चट्टान। पृथ्वी के बाह्य स्तर पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल चट्टान कहा जाता है। चट्टानों में सामान्यतः पाए जाने वाले दो खनिज फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज है। चट्टानों में सामान्यतः पाए जाने वाले दो खनिज फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज है। चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। चट्टानों में सामान्यतः पाए जाने वाले दो खनिज क्या है, फेल्सपार और क्वार्ट्ज है। फिर कह रहा चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो चट्टान है उसको उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। और ये सभी चट्टान में एक दूसरे मतलब के फॉर्म में वो चेंज होते रहते हैं। मतलब आग्नेय सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री फिर रूपांतरित बना, रूपांतरित फिर से आग्नेय बन गया, तो उसी तरह ये होते रहता है। इसी को हम लोग रॉक साइकिल यानी चट्टानी चक्र कहते हैं। ठीक है, अब आया पहला आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक। मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर एवं जीवाश्म रहित होती है। आग्नेय चट्टानों में चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाया जाता है। ठीक है, हो गया। तो आग्नेय में क्या क्या है, पहले तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो आदि आग्नेय का उदाहरण है। उसमें क्या क्या मिलता है, तो लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम। अब अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक। इसका निर्माण सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है और ये परतदार होती है, जैसे कि बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, सिलस्टोन, हैलाइट, चिकनी मिट्टी, कोयला तथा लोयस अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। क्या क्या, बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्टस्टोन, हैलाइन, चिकनी मिट्टी, कोयला तथा लोयस। फिर कह रहा है अवसादी चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी सेलों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। क्या क्या, लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट। अब है अगला, अवसादी सेलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि रूपांतरित सेल कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं, ताप, दबाव आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम लोग रूपांतरित अथवा कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, फाइलाइट और नीस रूपांतरित सेलों के उदाहरण है। क्या क्या, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, फाइलाइट और नीस। फिर कह रहा धरातल पर विभिन्न मौलिक सेलों का कायांतरण निम्न रूप से होता है। कह रहा धरातल में जो अलग अलग सेल हैं उनका कायांतरण कैसे होता है वो दिखा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये मौलिक अवसादी है, उसका कायांतरण में कैसे हो रहा है, तो बलुआ पत्थर है वो क्वार्ट्जाइट में होगा, चूना पत्थर संगमरमर, स्लेट, फाइलाइट, कोयला जो है उच्च श्रेणी के कोयला या ग्रेफाइट में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्तरीकरण तथा स्तरण अवसादी चट्टान से स्तरीकरण और स्तरण जो टर्म है ये अवसादी चट्टान से, क्रिस्टलीय संरचना जो एक टर्म है, वर्ड है, शब्द है, वो आग्नेय चट्टान से तथा सल्कन संरचना जो है वो कायांतरित चट्टान से संबंधित है। अब कह रहा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक क्षेत्र है जिससे पृथ्वी के अंदर से लावा, राख, जलवाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये पूछा गया था। ठीक है, अब ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय छिद्रों और दरारों से कभी कभी जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं, जिन्हें कि गीजर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल प्रमुख गीजर है। ठीक है, फिर कह ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलते हैं उन्हें धुआंरे कहा जाता है। जिन धुआरों में गंधक की मात्रा होती है जो स्वल्पतारा कहा जाता है। संयुक्त अमेरिका
के अलास्का के कटवाई पर्वत को धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ठीक है। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित एंडीज पर्वतमाला का ओडर डेल सलाडो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि 6,893 मीटर पर स्थित है। उसका नाम क्या है? ओजस डेल सालाडो। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पे एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकागुआ ज्वालामुखी विश्व पर सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है, जो कि 6,962 मीटर है। यानी कि ओजस डेल सालाडो से भी ऊंचा कौन सा? एकांकागुआ, लेकिन एकांकागुआ मृत है और ओजस डेल सालाडो जो है वो जीवित है। ठीक है, सक्रिय है। फिर लावा आदि के बाहर निकलने के आधार पर ज्वालामुखी को तीन भागों में बांटा गया है। एक है सक्रिय ज्वालामुखी वह है जिससे अक्सर उद्गार होते रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलाई दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से बने, वे सीधी ढाल वाले नहीं होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखियों में इटली का एटना, स्ट्रोम्बोली, मैक्सिको का कोलिमा, इक्वेडर का कोटोपैक्सी, अंडमान का बैरन और अंटार्कटिका का माउंट एरिबस प्रमुख है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है। अब है आपका वर्तमान में इटली की विश्वस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रसुप्त थी, लेकिन अभी वो फिर से उद्गार किया, इसलिए इसको सक्रिय में शामिल कर लिया गया है। दूसरा होता है प्रसुप्त, डोरमेंट। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे है जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। यूएसए का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फिर है मृत ज्वालामुखी, जिसको कि एक्सटिंक्ट कहते हैं। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ईरान का दामबंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल व किलिमंजारो, इक्वेडर का चिम्बराजो आदि प्रमुख है। कौन कौन सा डेड ये वोल्केनो में? कोह सुल्तान पाकिस्तान में, दामन ईरान में है, पोपा म्यांमार, कुलाल व किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो इक्वेडर में है। ठीक है। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इसे अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। हो गया। अब अगला टॉपिक है भूकंप। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है भूमि का पृथ्वी का कंपन। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस। प्राथमिक, द्वितीयक और सतही। प्राथमिक तरंगों को पी वेव कहा जाता है। पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। पी तरंगों के अंदर सभी माध्यम पी तरंग पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों अर्थात ठोस, द्रव तथा गैस से होकर गुजरती है। पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है। ये ध्वनि के समान होती है। ध्वनि तरंग भी क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है। अब आगे कर रहा है। द्वितीय तरंगों को एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एस तरंगे मात्र ठोस मीडियम से ही गुजर सकती है। एस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती है। वो था ध्वनि तरंग, पी था ध्वनि तरंग, एस था साउंड वेव, प्रकाश वेव, लाइट वेव। ठीक है। ये ठोस माध्यम से ही गुजरती है। सतही तरंगों को एल, फिर अगला है एस वेव। अब अगला है सरफेस वेव को एल तरंगे भी कहते हैं या लंबी तरंगे भी कहा जाता है। सतही तरंगों का एक प्रकार रेले वेव्स है। एल तरंगों की खोज एएस लव ने किया था, जिसके कारण इसे लव वेव भी कहा जाता है। एल तरंगे धरातल पर ही सीमित होती है। एल तरंगे मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह के पास केवल ठोस परत में चलती है। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। भूकंप के उद्भव स्थल में को भूकंप मूल फोकस कहते हैं। भूकंप मूल से पी, एस और एल तीनों प्रकार की तरंगें निकलती है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के मध्य का क्षेत्र, जहाँ कोई भी भूकंपी तरंगें अभिलेखित नहीं होती है। पी और एस तरंगों के लिए साया क्षेत्र है। कौन सा? 105 से लेकर 145 डिग्री तक का। ठीक है। भूकंप मूल से ठीक ऊपर पृथ्वी पर स्थित वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का उद्भव होता है उसको अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र पर पी तरंगे सबसे पहले पहुँचती है। समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। ठीक है। अब अगला है आपका सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप तरंगों को
सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर का स्केल, मार्केली स्केल तथा रोसीफेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिंग ऑफ फायर या ज्वाला वृत्त या अग्निवृत्त प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। कौन सा? रिंग ऑफ फायर। फिर प्रशांत महासागर परिक्षेत्र में संपूर्ण विश्व का लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के जम्मू कश्मीर में अपनाई जाती है। मतलब ऐसा प्रणाली जिसमें जो बनाया जाता है निर्माण वो भूकंप रोधी होता है। अब विभिन्न स्थलाकृतियाँ। धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों को मुख्यतः पर्वत, पठार और मैदान में बांटा जाता है। पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है। इसके शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। अवरोधी अथवा ब्लॉक माउंटेन का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। तनाव के कारण भ्रंश अथवा दरारों का निर्माण होता है, जिससे धरातल का कुछ भाग नीचे दर जाता है और कुछ भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं। पर्वत के ऊंचे भाग को ब्लॉक पर्वत तथा नीचे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। वॉर्जेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, साल्ट रेंज पाकिस्तान जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद जार्डन नदी की घाटी विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से जम्बेजी नदी तक लगभग 4800 किलोमीटर तक फैली है। अब घर्षित अथवा अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणामस्वरूप होता है। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी, स्पेन की सियरा नेवादा तथा अमेरिका की गैसा एवं बूटे से घर्षित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है। संचित पर्वत पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी का लावा, कंकड़, बालू, पत्थर, मिट्टी आदि के एक ही स्थान पर जमा होने से जो पर्वत का निर्माण होता है उसको संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू का स्तूप जो है वो संचित पर्वत के उदाहरण है। मोड़दार अथवा बलित पर्वत। मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। बलित पर्वत को लहरदार पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है। अब है आगे बलित पर्वत पर अनेक अभिन्नतियाँ और अपनतियाँ पाई जाती हैं। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका का एंडीज मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। बलित पर्वत विश्व का सबसे ऊंचे तथा विस्तृत पर्वत है। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक माना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी माना जाता है। बलित पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया था। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस से संबंधित है। बलित पर्वत का जो निर्माण था प्लेट टेक्टोनिक, यह सिद्धांत मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन ने दिया था, जबकि सागर नीतल प्रसारण जो है हैरी हेस ने दिया है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर माना जाता है कि आज यहाँ हिमालय पर्वत स्थित है, वहाँ कभी विशाल तेथी सागर हुआ करता था। दक्षिण पठार का उत्तर की दिशा में विस्थापित होने के कारण तेथी सागर का तल ऊपर उठ गया, जिसके परिणामस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ड्रकेन सबसे लंबा कौन सा है? तो एंडीज है, जो कि साउथ अमेरिका में है। फिर ड्रकेन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पिरेनीज फ्रांस स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। मैकिन्ले यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। ब्लैक पर्वत तथा व्हाइट पर्वत जो है वो यूएसए में स्थित है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी जो है वो एवरेस्ट है। ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। अब मेन लिखा हुआ है तो कार्डिलेरा डी लास एंडीज, जो कि एकांकागुआ में कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। अब क्या रॉकी क्या है? पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है, और ये माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है आपका हिमालय काराकोरम हिंदुकुश, इसका सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, या दक्षिण मध्य एशिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया कोस्यूस्की। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में विंसन मैसिव। तिएन शान दक्षिण मध्य एशिया पीक पोवेडी। अल्टाई माउंटेन मध्य एशिया बेलुखा। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस नरोडनाया। कमचत्का श्रेणी पूर्वी रूस क्ल्यूचेवस्काया सोप्का। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका ट्यूबकल।
बर्फोयांश पर्वत पूर्वी रूस मास्काया, पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत अनामुदी, सियरा मादरे ओरिएंटल मैक्सिको पोटोसी, जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में कोसमस्तान, फिर एलब्रूज ईरान दामंद, स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे, गैल डोपिजोन, ये सब यहाँ ये इन सब जगहों पे ये सब पर्वत है। ठीक है, फिर आगे आपका है ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका, टवाना एंट लेनियाना इसका सबसे ऊंचा चोटी है, काकेशस रूस, अल्ब्रूस अलास्का माउंट मैकिनले, कास्केड रेंज यूएसए माउंट रेनियर, अपेनाइन इटली कॉर्नो ग्रैंडे, अपलेशियन का माउंट मिशेल, आल्प्स का मध्यवर्ती यूरोप और मोंट ब्लैंक है इसका सबसे ऊंचा चोटी, और सियरा माद्रे डेल सुगा मैक्सिको और सेरो नुबे है। चलिए ठीक है, तो ये आज यही ख़त्म करते हैं। फिर आगे जो बचा आपका पठार है और आपका मैदान, ये सब कुछ है, वो वाला टॉपिक में मैदान है। फिर उसके बाद आपका अभी लंबा है ओवरऑल, ये टॉपिक अभी अच्छा खासा लंबा है, तो अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। और जितना मैंने आज करा है उसके आगे का टॉपिक अब जब अगला वीडियो बनेगा वो तब हम बना के देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।